जी हाँ, बिल्कुल। पहले विजेंद्र यादव से, उसके बाद सम्राट चौधरी से भी मिलवा रहे थे। जाहिर तो फिर प्रधानमंत्री ने जो कहा होगा वो बहुत मज़ेदार होगा। विजेंद्र यादव को लेकर भी निश्चित तौर पर उन्होंने बताया यही होगा कि अरे मैं इनको जानता हूँ, मिल भी चुका हूँ पहले। खैर, ये हंसी का मौका उन लोगों के लिए इतने बड़े, आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के लिहाज से ये कितनी बड़ी बात है कि जिस बिहार में बीजेपी का ये सपना था कि उनका मुख्यमंत्री हो, अल्टीमेटली गठबंधन के तहत उनका मुख्यमंत्री बना था, और आज ये पूरी सरकार की जो रूपरेखा है वो तय हो गई। और एक तरह से आप देखें तो बीजेपी के कोटे में जितने मंत्री होने थे, बीजेपी ने वो सारा एग्जॉस्ट कर दिया। आमतौर पे ये होता है कि पॉलिटिक्स के लिहाज से कुछ सीटें खाली करके रखी जाती हैं कि भविष्य में कभी, ताकि उसके सहारे आप जो लोग भी मंत्री नहीं बने उनको एक उम्मीद जता सके कि आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जब बहुत कमांडिंग पोजीशन में आप होते हैं तो फिर इस तरह का डिसीजन लेते हैं कि हमारे कोटे से जितने मंत्री बनने हैं वो बन गए, अब फिर आपको गवर्नेंस पे ध्यान देना है। ये एक दिलचस्प तस्वीर हम दिखा देते हैं। निशांत कुमार को बुलवाकर नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात करवाई है। ये बाकी गठबंधन के नेताओं से मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन अभी जो आप भीड़ में देख रहे थे, नीतीश कुमार साथ थे और निशांत को आगे खींचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करवाई गई है। निशांत पर ही सबकी नजर है, निशांत के सामने ही सबसे ज्यादा चुनौतियां हैं और प्रधानमंत्री का आशीर्वाद उनको मिले, कोशिश नीतीश कुमार की रही और इसीलिए अपने बेटे को आगे उन्होंने किया। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो तो उनकी अपनी राजनीति, पार्टी की राजनीति के लिए भी था। अपने बेटे को अगर वो ये चाह रहे थे नीतीश कुमार, जब उन्होंने चाहना शुरू किया, पहले तो नहीं चाह रहे थे, लेकिन ये था कि जब पावर में रहेंगे, जिसकी बात अभी देवेंद्र जी कर ही रहे थे थोड़ी देर पहले, तो वो लोगों का काम करने में सक्षम होंगे। अगर कोई व्यक्ति उनके पास आता है, ये असली चीज़ ये है कि पावर सेंटर अगर नया डेवलप हो गया पार्टी के अंदर भी, और उस पावर सेंटर के साथ बीजेपी की लीडरशिप कंफर्टेबल हो गई, तो फिर निशांत के लिए आगे दिक्कत होगी। अब 2 पावर सेंटर ऑलरेडी हो गए हैं, 2 डिप्टी सीएम है, विजय चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव, और श्रवण कुमार को हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले, आज भी सबसे पहली शपथ श्रवण कुमार की हुई है। तो एक पावर सेंटर अगर उनका भी बन जाता है तो फिर निशांत के लिए आगे दिक्कत होती। उनको अभी भी, हालांकि देर से ले आए हैं लेकिन दुरुस्त ले आए हैं, उनको अच्छा ऐसी मिनिस्ट्री में रखा जाए जहां वो परफॉर्म करें, और संगठन में भी एक जिम्मेदारी दे करके उनको जो अभी यात्रा कर रहे हैं वो सब कंटिन्यू रहे। और अभी जैसे एक कोटा पूरा एग्जॉस्ट बीजेपी ने कर लिया, लोजपा का कोटा हो गया, 2 लोग उनके बन गए, हम और आरएलएम के कोटे के एक मंत्री बन गए। नीतीश कुमार की पार्टी ने जरूर अपना एक कोटा खाली रखा है, और ये कोटा अभी कायदे से तो बीजेपी को भी रखना चाहिए था, क्योंकि जो राज्यसभा चुनाव में 4 लोग गैर हाजिर रहे थे, कांग्रेस के 3 एमएलए और आरजेडी के 1 एमएलए, उनके बारे में कई चर्चा चल रही है। खासतौर से कांग्रेस वालों की तो चर्चा चल ही रही है कि पूरी पार्टी 6 के 6 भी आ सकते हैं एनडीए में, या 3 या 4 तो कभी भी आ सकते हैं। तो ये ऐसा लग रहा है कि अब जेडीयू बीजेपी को इसकी जरूरत नहीं है कि हम कोई गाजर लटका के रखें कि हम मंत्री बनाएंगे तभी आओगे, वो ऐसे भी आ सकते हैं लोग। ज्यादा से ज्यादा लोग अब सत्ता पक्ष के साथ जुड़ना चाहेंगे, उनको दिख रहा है कि ये एक मजबूत सरकार बन रही है जो 5 साल चलती रहेगी आगे। तो निशांत कुमार को ले आना, मतलब नीतीश कुमार ने एक भूल सुधार की, उनको ले आए, अपना उनको मंत्रिमंडल दिया गया। 3-4 मंत्रालयों की चर्चा उनके बारे में चल रही है कि वो मंत्रालय उनको मिले जिसमें वो परफॉर्म कर सकते हैं। पटना से नीतीश चंद्रा भी बता रहे थे उनके लिए उनके मिनिस्ट्री में क्या क्या बातें, किस किस मंत्रालय की चर्चा चल रही है। ये भी चर्चा की कृषि मंत्री बने, उनके पिता भी कृषि मंत्री रहे हैं, उनको वित्त मंत्रालय देने की बात हो रही थी। ऐसी मिनिस्ट्री जिसमें डायरेक्ट पब्लिक इंटरेक्शन नहीं हो, कम से कम हो, ताकि वो राजनीति के लिए भी उनको समय मिले। तो कई तरह की चर्चा अभी, अब असली चर्चा आगे तो मिनिस्ट्री की ही होगी। हालांकि उसमें कंफ्यूजन कोई इसलिए नहीं होगा प्राची, क्योंकि पार्टियों के बीच में मिनिस्ट्री बटी हुई है। 29 विभाग ऑलरेडी मुख्यमंत्री के पास थे सम्राट चौधरी के, तो वो 29 बीजेपी वालों में बट जाएंगे। हम सब बिहारी, और जो बचे हुए विभाग विजेंद्र यादव और विजय चौधरी के पास थे वो जेडीयू वाले में बट जाएंगे। ये सब बंटवारा पहले से किया हुआ था। पार्टी के अंदर अपना इंटर पार्टी जो मिनिस्ट्री का बंटवारा है वो एक चीज़ रहेगी। और अब एक बड़ा इवेंट, ग्रैंड इवेंट करके एक एक ईंट जोड़ करके कैसे इमारत बनाई जाती है। बिहार बीजेपी की सफलता बिहार में इसकी मिसाल है। बिहार में बीजेपी कभी बड़ी ताकत नहीं थी। जब झारखंड एक था तो बीजेपी के जो लोग जीत करके आते थे वो झारखंड से आते थे, जिसको दक्षिण बिहार उन दिनों कहा जाता था, उस इलाके से आते थे। तभी आप देखिए जब 2000 में नवंबर में झारखंड अलग राज्य बना तो पहली सरकार बीजेपी की इसलिए बनी, वो तो बिहार का चुनाव हुआ था 2000 में, जिसमें 36 लोग उस दक्षिण बिहार से जीते थे। तो बिहार में जो यूनाइटेड बिहार में जो स्ट्रेंथ थी बीजेपी की वो दक्षिण बिहार से थी। जब झारखंड अलग हो गया तो बिहार में स्ट्रेंथ कम हो गई काफ़ी।
इसके बावजूद उस कम स्ट्रेंथ पर बीजेपी ने कैसे एक एक ईंट जोड़ करके इमारत बनाई और अल्टीमेटली बीजेपी का मुख्यमंत्री बना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। ये दिखाता, उसी तरह से बंगाल में हम लोगों ने देखा कैसे 2 से 77, 77 से 206, तो ये ऐसे राज्य थे जहां बीजेपी बहुत स्ट्रांग फोर्स नहीं थी। कभी आरएसएस के लोग काम करते थे, बीजेपी के लोग काम करते थे, लेकिन जीत के सरकार बना ले बीजेपी, ये एक बड़ा डिस्टेंट ड्रीम लगता था हर व्यक्ति। यानी जो टफ राज्य हैं वहां बीजेपी मेहनत करती है, वक्त लगता है, लेकिन एक एक करके ईंट जोड़ी जाती है, इमारत खड़ी की जाती है, कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाता है और फिर ऐसे मौके आते हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी के सामने हैं। बिहार में अपना मुख्यमंत्री बीजेपी बना चुकी है और बंगाल में भी, जो आजादी के बाद से कभी नहीं हुआ, आजादी के बाद पहली बार ऐसा बंगाल में होने जा रहा है जब बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। अब बंगाल ही अगला लक्ष्य होगा। अब बंगाल में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं। बंगाल में जो शपथ ग्रहण समारोह होगा वो कितना भव्य होगा, इसको लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन बिहार का जो टारगेट था वो कंप्लीट कर लिया है और वो टारगेट कैसे कंप्लीट किया, जैसा अभी अजीत जी बता रहे थे कि मेहनत भारतीय जनता पार्टी में दिखती है, कंसिस्टेंसी भारतीय जनता पार्टी में दिखती है, जो बाकी विपक्षी दलों में नजर नहीं आती है। कोई सोच नहीं सकता था कि जिस बंगाल में आज से 10 साल पहले बीजेपी के कार्यकर्ता ठीक से काम नहीं कर पाते थे, डर के साए में काम करते थे, उस बंगाल में आज बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। और ऐसा ही बिहार में कोई नहीं सोच सकता था कि नीतीश कुमार के रहते हुए बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, लेकिन ऐसा बिहार में भी संभव हो पाया है। और ये दोनों ही प्रदेश एग्जाम्पल हैं देवेंद्र, बीजेपी के फोर्स के, बीजेपी की मेहनत के, और शायद एक सबक भी है उन तमाम राजनीतिक दलों को जो शायद मेहनत नहीं करना चाहते और टफ चुनाव सोचकर अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। बिल्कुल प्राची, और बीजेपी के नेताओं को अगर आप देखें तो जिन इलेक्शन में उनको पता होता है, और ये बीजेपी के नेताओं की जब मैं बात कर रहा हूँ तो 2014 के बाद की जो बीजेपी है, पहले उस तरह का किलर इंस्टिंक्ट नज़र नहीं आता था, लेकिन 2014 के बाद की जो बीजेपी है वो एकदम से हारे हुए इलेक्शन में भी अपनी पूरी ताकत झोंकती है। जहां एक एक व्यक्ति को पता हो कि बीजेपी यहां हारेगी, पार्टी के नेताओं को भी पता हो कि हाँ हमारे प्रोस्पेक्ट बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन इन सारी चीज़ों के आधार पे वो अपना मेहनत कम कर दें, ये नहीं होता। जैसे केरल के इलेक्शन को लेकर भी अगर आप बीजेपी के नेताओं से बातचीत करें, रिकॉर्ड पे छोड़ दें, ऑफ रिकॉर्ड भी अगर आप बात करें, तो वही उत्साह और जोश नज़र आएगा कि अरे हमारी 3 सीटें आ गई, अरे हमने अपना वोट परसेंटेज यहाँ लेकर हम चले गए। वहाँ ये निराशा नहीं होती कि हम तो जीतेंगे नहीं तो ज़्यादा मेहनत ना करें। टारगेट बीजेपी का ये रहता है कि धीरे 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 करके मेहनत करते रहो। और कहा जाता है बीजेपी के बारे में कि एक बार अगर पाँव रखने की जगह उनको मिल गई तो फिर वहाँ बैठना कैसे है, वहाँ सोना कैसे है, वहाँ लंबे समय तक सोना कैसे है, ये उनको आता है और उसके पीछे वो शिद्दत से मेहनत करते हैं। जैसे मैं बार बार उदाहरण आपको केरल का इस लिहाज से दे रहा हूँ, आप सोचिए कि तमिलनाडु और केरल में भी, खासतौर पे केरल में तो बीजेपी को पता था ना कि 5 सीट पर ही हम बहुत ज़्यादा ताकत लगाए हुए हैं, अधिकतम हम जीतेंगे तो 5, 15-17 पे लड़ रहे थे, अधिकतम जीतेंगे तो 5। उसके बावजूद प्रधानमंत्री का वहाँ पे दौरा होना, गृहमंत्री अमित शाह का वहाँ पे दौरा होना, अपनी पूरी ताकत झोंकना, और उसको आप कंपेयर कीजिए बंगाल में राहुल गांधी से। राहुल गांधी ने कितनी मेहनत की बंगाल में, वो एकदम से औपचारिकता निभाने के लिए लास्ट में गया, बाकी इलेक्शन उन्होंने छोड़ दिया था। अगर वो ज़्यादा मेहनत किए होते तो वहाँ पर अपने प्रोस्पेक्ट ठीक होते। फिर अब वहाँ पे वो कांग्रेस के लोग ये तर्क देंगे तो मेहनत ना करने के तर्क को छुपाने के लिए कि अगर ज़्यादा मेहनत होती तो टीएमसी को फ़ायदा हो जाता। अगर ऐसा ही था तो फिर लास्ट में जाके ममता बनर्जी पे उतना गंभीर आरोप लगाने की क्या ज़रूरत थी कि ये करप्ट हैं, फिर आप छोड़ दिए होते। तो कहीं से वो रणनीति नहीं समझ में आती और ऐसा लगता है कि अपने मेहनत ना करने की आदत को छुपाने के लिए कांग्रेस पार्टी तमाम तर्क गढ़ लेती है। दूसरी तरफ बीजेपी अपनी पूरी ऊर्जा झोंकती है हर जगह, हर सीट पे, और जब आप इतनी मेहनत करेंगे तो रिजल्ट तो आएगा ही। हार की समीक्षा विपक्षी दल करें ऐसा दिखता नहीं है, जबकि हार का बहाना विपक्षी दल ढूंढ ही लेते हैं। बंगाल में तो ढूंढ ही लिया है बार बार, अब वोटों की लूट का इसको एग्जाम्पल दिया जा रहा है, वोट चोरी का एग्जाम्पल दिया जा रहा है। ममता बनर्जी तो इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। लेकिन सिर्फ बंगाल ही नहीं, बिहार में भी अगर देखें तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का जो कॉम्बिनेशन है, या जो उनका एक कहें कि उनकी जो जोड़ी है, आखिरी वक्त तक फील्ड से नदारत रही थी। एक मोमेंटम बनाने की जो कोशिश तेजस्वी यादव ने की थी, आखिरी वक्त तक सीटों के बंटवारे को लेकर उलझे रहे थे, और उसका खामियाजा ये था कि तेजस्वी यादव जो कर सकते थे वैसा कुछ भी बिहार में नहीं कर पाए। उसका नुकसान उन्हें हुआ। हालांकि उनकी तरफ से भी बार बार यही आरोप लगाए गए कि एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई है। लेकिन सच्चाई ये है कि चुनाव ग्राउंड पर उतरकर लड़े जाते हैं और ग्राउंड पर अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरकर लड़वाया जाता है। अब बेशक ये कहते रहें कि चुनाव हम हारे नहीं हैं, हमें हराया गया है, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को बताने के लिए चाहिए कि आपको अगली बार क्या मेहनत करनी है, कैसे मेहनत करनी है अजीत जी। और उसमें राहुल गांधी बहुत पीछे नजर आते हैं, बहुत पिछड़े हुए नजर आते हैं।
बिल्कुल, एक तो बिहार के संदर्भ में भी जो बिहार में हुआ, जिसकी बात अभी देवेंद्र जी ने बंगाल में कही, इसी तरह से बिहार में भी हुआ, इसी तरह से तमिलनाडु में भी हुआ। चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी ने जो कंफ्यूजन क्रिएट किया बिहार में, राहुल गांधी चले गए कि हम यात्रा करेंगे, एसआईआर के खिलाफ एक यात्रा होगी, मजबूरी में तेजस्वी यादव को उस यात्रा में शामिल होना पड़ा। उस यात्रा का क्या हासिल हुआ? कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और वो यात्रा करके उसके बाद जो गायब हुए राहुल गांधी, तो 1 महीने तक, मतलब उसके बाद 34 दिन के बाद आए वो बिहार में, जब चुनाव की घोषणा हो गई और प्रचार शुरू हो गया, तो यात्रा खत्म करने के बाद इस तरह से वो गायब हो गए थे। सीट बंटवारे में इतना कंफ्यूजन हुआ दोनों पार्टियों के बीच में कि कोई 10 सीटें ऐसी हुई जिस पर फ्रेंडली फाइट हुई। तो न एक कोहेसिवनेस दिखा स्ट्रेटजी बनाने में, न एक कोहेसिवनेस था टिकट बंटवारे में, न उसके बाद अपने कैंपेन में भी कांग्रेस पार्टी का बिहार को लेकर के ये रहा कि चुनाव के पहले आपने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया। कौन आदमी युद्ध के पहले सेनापति बदलता है? आपने लड़ाई जब चुनाव की एकदम नजदीक आ गया तो आपने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया, आपने प्रदेश का प्रभारी बदल दिया, प्रभारी ऐसा भेजा जो एकदम अराजनीतिक व्यक्ति, जिनको कोई आइडिया नहीं था। तो कांग्रेस कई तरह से मतलब एक तरह से हम सैबोटाज कहें, सैबोटाज किया कांग्रेस ने अपोजिशन के कैंपेन को ही। बिहार में भी किया, बंगाल में भी किया, तमिलनाडु में किया, पुडुचेरी में किया। पुडुचेरी जैसे प्रदेश में अगर डीएमके को ज़्यादा सीटें दे करके कांग्रेस लड़ती, हो सकता है वहाँ अच्छी लड़ाई होती। पिछली बार भी होती, 2 बार से कांग्रेस हरवा रही है पुडुचेरी। इस बार तमिलनाडु में जिस तरह के नखरे नाटक शुरू किया कांग्रेस पार्टी ने कि हम टीवीके के साथ चले जाएंगे, हमको इतनी सीटें चाहिए, 3 सीटें बढ़वाई, तो ये एक कोहेसिवनेस की कमी। और ये कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि जिस बैकस्टेपिंग की चर्चा तो अभी डीएमके के लोग कर ही रहे हैं, तो वो सब कांग्रेस पार्टी के चुनाव के बीच में, ऐसा कई चुनाव में हम लोग, कई चुनाव की बात हम लोगों ने कही, वो दिखाई देता है। हम लोग अभी आज अगर बिहार की बात कर रहे हैं तो ये देखिए आप, जो टॉप बैंड आपका चल रहा है, अंग बंग कलिंग भी चल रहा है, मंडल कमंडल भी चल रहा है, ये इतना जिस तरह से जो टिकट बंटवारे में दिखा, जिसकी बात हम अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि बीजेपी ने अपने कोटे की 51 में से 49 सीटें फॉरवर्ड उम्मीदवार उतारे थे, और उसी अनुपात में 70 के करीब टिकटें, 70-77 टिकटें जो है, 77 नीतीश कुमार ने पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज को दी थी, दलित समाज को दी थी। तो दोनों पार्टियां एक तरह से अपने सामाजिक संतुलन को कैसे साधे, ये दोनों एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। वो मंत्रिमंडल में भी देखिए 16 मंत्री अगर भारतीय जनता पार्टी के आप देखेंगे, उसमें 6 फॉरवर्ड हैं। तो ये बीजेपी ने ख्याल रखा है कि फॉरवर्ड ज़्यादा रखने हैं, बीजेपी ने रखा, और वैश्य ज़्यादा रखने हैं। 4 वैश्य हैं, और चारों वैश्य में आप देखिएगा तो जो कम्युनिटी बड़ी बड़ी होती है, कलवार कम्युनिटी है, कानू कम्युनिटी है, सूड़ी है, तेली है, सबसे एक एक नेता लेना है। तो ये जो इतना मेटिकुलसली, जो कल भी इस पर बात हुई होगी, देर रात तक बैठे थे लोग वहाँ पटना में, जब अमित शाह पहुँच गए थे, तो दलित लेना है, 2 दलित लेना है, 4 वैश्य लेना है, अत्यंत पिछड़ी जाति से लेना है, फॉरवर्ड एडजस्ट करना है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार को आप देखिएगा तो उनके यहाँ कोयरी कुर्मी धानुक का समीकरण बनाने पर उनका फोकस ज़्यादा है। तो ये जो दोनों, एक तो अपने अपने कोर वोट को दोनों ने एड्रेस किया है, उसको कैसे जोड़े रखें इसकी कोशिश की है। क्योंकि बीजेपी के बारे में तो कम से कम हम लोग ये कह ही सकते हैं ना कि वो किसी चुनाव को कभी पूर्ण विराम नहीं होता है। अब ये नहीं है कि ये खत्म हो गया, अभी आगे की चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई। बिल्कुल, यही मैं कह रही थी कि जीत का उत्साह वो मनाते हैं, जीत का जश्न वो मनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जश्न मनाने के बाद थोड़ा आराम करते हैं। वो आगे की रणनीति पर काम करने लगते हैं। अब आगे का चुनाव अगर उत्तर प्रदेश का है तो वो कैसे लड़ना है, इसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी पहले ही शुरू कर चुकी है, और उसकी खलबली हमें अखिलेश यादव के भीतर जरूर देखने को मिल रही है।